Hello everyone, welcome to Unimonks. Myself Dr. Hiba Naz and I am your sociology educator. बच्चों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सोशोलॉजी का बुक एनसीईआरटी जो हमारा 1 था इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, उसका चैप्टर 5 पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। देखो हमें सीयूईटी 2024 की तैयारी अभी से शुरू करनी है, अपने बोर्ड्स को भी साथ में लेकर चलना है और अपने सीयूईटी 2024 की भी प्रिपरेशन साथ में करनी है ताकि एकदम से बर्डन ना हो और 1 महीना 2 महीना 10-10 घंटा बैठकर पढ़ना पड़े। तो आप लोग अभी से अपना थोड़ा जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करो, शॉर्ट्स नोट्स बनाना शुरू करो। तो लास्ट में आकर आपको सिर्फ रिवीजन करना रह जाएगा, आपको पूरे एनसीईआरटीज बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये और बताना चाहूँगी कि हमने जब सीयूईटी 2022 के पेपर एनालाइज करे और सीयूईटी 2023 के पेपर्स हमने देखे तो हमने देखा है कि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमारे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, आपको पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आगे भी चांसेस तो यही हैं कि एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। अगर 100% क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं तो आपके 80 to 90% तो कहीं नहीं गया है जो एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। तो आपको अपना एनसीईआरटी बेस बनाना है, उसी से अपना पूरा प्रिपरेशन करना है और फिर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस होते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है या सेंसस का कोई डेटा होता है, तो वो हमें जो भी अपडेट वर्जन होगा वो तैयार करना होगा। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन के साथ अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है और इससे किस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखो क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हमें जैसे पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन पढ़ना है, सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सोशोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम सोसाइटी पढ़ते हैं, है ना। सोसाइटी में किस तरह से सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है, सोसाइटी कैसे मेंटेन होती है, सोसाइटी के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपना कैसे रोल और फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपने जो भी हमारे दोनों बुक हैं एनसीईआरटीज़ के, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी और सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी, उसमें पढ़ेंगे। तो जैसे ये मैंने बताया कि हमारा चैप्टर 5 है, तो इससे पहले जो हमारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, उसमें हमने इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे। जैसे हमने ट्राइबल सिस्टम पढ़ा था, फैमिली सिस्टम पढ़ा था, कास्ट सिस्टम पढ़ा था, मार्केट सिस्टम पढ़ा था। ये हमारे इस चैप्टर से पहले के चैप्टर्स में दिए हुए हैं, इन डिटेल दिए हुए हैं। आप अपने सीबीएसई के लिए भी तैयारी करोगे तो पढ़ोगे, अपने स्कूल्स में भी पढ़ोगे और जब प्रिपरेशन करोगे सीयूईटी 2024 की तो उसमें और ज़्यादा अच्छे से इन डिटेल जाकर पढ़ोगे। ठीक, तो देखो जैसे मैं आपसे बता रही थी कि इसमें हमने पढ़ा था कि सोसाइटी के जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से अपने जो रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करते हैं सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो उसमें हमने पढ़ा कि ट्राइबल सोसाइटी कैसी थी, ट्राइबल सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स कैसे हैं इंडियन सोसाइटी में। इसी तरह से फिर हमने देखा कि फैमिली सिस्टम क्या होता है, फैमिली सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, सोसाइटी में सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है इनसे। इसी तरह से हमने कास्ट सिस्टम पढ़ा, फिर हमने मार्केट सिस्टम जो हमारा चैप्टर 4 दिया हुआ है अलग से, उसमें पढ़ा या हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मार्केट सिस्टम है वो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में एकदम अलग था, एग्रेरियन बेस था। और फिर जैसे जैसे हमारी सोसाइटी मूव ऑन हुई स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 3 की तरफ, तो किस तरह से हमारे मार्केट सिस्टम फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें और हमारी सोसाइटी में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस आए, इतना हमने पढ़ा। अब इस चैप्टर में जब हम बात कर रहे हैं सोशल इनइक्वालिटी की, तो सोशल एक्सक्लूजन की, तो उसमें हम देखेंगे कि इसके लिए भी हमारी सोसाइटी के ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं यही क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। यही फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी को, सोशल एक्सक्लूजन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से ही हमारे इंडियन सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी और सोशल एक्सक्लूजन फेस करा जाता है, एक्सपीरियंस करा जाता है। तो आगे देखो किस तरह से। देखो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है सोशल इनइक्वालिटी और सोशल एक्सक्लूजन क्या है।
तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो सोशल, ये जो इनइक्वालिटी और ये जो एक्सक्लूजन है, इसमें सोशल किस लिए है और कैसे है। तो यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करे गए हैं कि ये सोशल क्यों है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कोई भी इनइक्वालिटी जब हम देखेंगे तो उसको इंडिविजुअलिस्टिक वे में नहीं देखेंगे, किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं देखेंगे, पर्सनल लेवल पे नहीं देखेंगे, ठीक है। ये सोसाइटल लेवल पर बात होगी, ग्रुप्स में बात होगी कि ग्रुप्स में इनइक्वालिटी है या नहीं, इसलिए इसको सोशल कहा जा रहा है। सेकंड कहा जा रहा है कि ये सोशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव अभी हम नहीं देखेंगे, हम सोसाइटल लेवल पर चीज़ों को देखेंगे, ग्रुप में हम चीज़ों को देखेंगे। और फिर थर्ड क्या बोला जा रहा है कि ये सिस्टमैटिक है और स्ट्रक्चर्ड है। मतलब हमसे कहा जा रहा है ये जो हमारी सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी से हम क्या समझ रहे हैं, बराबरी ना होना, है ना, किसी के पास कुछ ज़्यादा है, किसी के पास वो चीज़ कम है, तो इनइक्वालिटी। तो उसको हम सोशली देखेंगे या हम ये देखेंगे कि सोसाइटी में किस तरह से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी है। तो वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से। तो जब यहाँ कहा जा रहा है कि सिस्टमैटिक होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब कि एकदम से सडन चीज़ें नहीं निकल कर आती हैं, स्पॉन्टेनियस बिहेवियर नहीं होता है हमारा, ये प्री प्लान्ड सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन होता है तो वो एकदम सडन बिहेवियर नहीं होता है, पहले से चीज़ें होती हैं, होती भी आती हैं और वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं, ठीक। इतना अब आगे देखेंगे हम कि क्या होते हैं सोशल इनइक्वालिटीज़, क्या होता है। हमें सबसे पहले ये देखो चार्ट से समझना है कि सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है। यहाँ दिया है मनी, फिर हमारे पास प्रॉपर्टी, एजुकेशन, पावर, हेल्थ। तो इनको यहाँ कहा जा रहा है ये है सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, ठीक है, या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी को क्रिएट करते हैं। अब कैसे, देखो, जब मनी जिसके पास ज़्यादा होगा तो वो अपर क्लास में चला जाएगा, जिसके पास मॉडरेट है तो वो मिडिल हो गया, ठीक है, लिमिटेड है, और जिसके पास बहुत कम है तो वो लोअर क्लास में चला गया। अब यहाँ पे एक हायरार्की बन गई, ठीक, किसके बेसिस पर, मनी के बेसिस पर बन गई, यानी कि हमारे रिसोर्सेज के बेसिस पर। कि किसी भी सोसाइटी में जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो हमारा अपर हो जाएगा, अपर पोजीशन पर चला जाएगा, और जिसके पास पैसा कम होगा वो हमारे लोअर पोजीशन पर चला जाएगा। और इसी को कहा जा रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक। इतना अब आपको याद रखना है। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई दिस स्टेटमेंट लाइक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज स्टैंड फॉर, तो आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल इनइक्वालिटी, और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, हायरार्की। तो आपको उसमें अपना ऑप्शन जो चूज़ करना है वो करना है सोशल इनइक्वालिटी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा इनइक्वालिटी होगा, और वो भी हमारा सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इतना आपको याद रखना है। रिसोर्सेज कैसे डिफ्रेंशिएट करे हैं, प्रॉपर्टी के बेसिस पर कर दिए। यहाँ पर हमारे रिच और पुअर आ जाएंगे, जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है वो रिच हो गए, जिनके पास प्रॉपर्टी कम है वो पुअर क्लास हो गई। इसी के साथ एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर लिटरेट, इलिटरेट, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, इस तरह से डिफ्रेंशिएट कैटेगरीज हमने बना दिए हैं। वहाँ पर हम सोशल इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बस आपको याद रखना है सोशल इनइक्वालिटी सोसाइटी में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पीपल, अमंग द सोसाइटी। इतना आपने याद कर लिया। अब यहाँ हमारे एनसीईआरटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या रिसोर्सेज के कैटेगरीज भी बताए हैं। किसने दिए हैं, ये हमारे पियर बोर्डियो ने दिए हैं, ठीक। पियर बोर्डियो हैं जिन्होंने बताया है कि ये जो आप रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, मनी, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, हेल्थ, ये सब चीज़ें जो रिसोर्सेज हैं ये 3 मेन ब्रॉड कैटेगरीज में आती हैं। आप 3 मेन ब्रॉड कैटेगरीज बना लो, उसमें आपका सारा सब कुछ जितना भी सोसाइटी में रिसोर्सेज आपके पास है वो सब आ जाएगा। तो वो कौन से 3 ब्रॉड कैटेगरीज बनाए हैं पियर बोर्डियो ने, एक है उनका इकोनॉमिक कैपिटल। अच्छा, लेट मी क्लियर वन थिंग, पियर बोर्डियो ने 4 कैपिटल्स
बताए हैं, लेकिन अभी एनसीईआरटी में आपके 12th लेवल में इन्होंने सिर्फ 3 को आइडेंटिफाई करा है। 4th हमारा सिंबॉलिक भी होता है, लेकिन वो आपको अभी नहीं पढ़ना है। जब आप अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लोगे, वहाँ आप पियर बोर्डियो के थियरीज पढ़ोगे, तो उस टाइम आप देखोगे। ये नहीं सोचना कि मैम ने तो बोला था कि सिर्फ 3 होते हैं, यहाँ आकर पता चल रहा है कि 4 होते हैं। तो ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, अभी हमें जितना सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़ना है। तो पियर बोर्डियो ने यहाँ पर 3 डिफरेंट कैटेगरीज बताए हैं जिसमें सारे रिसोर्सेज कवर हो जाते हैं। तो पहला उन्होंने इकोनॉमिक कैपिटल, यहाँ पर हमारा इनकम आ जाएगा, ठीक है, इनकम हो गया, मटेरियल एसेट्स हो गए, इतना आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि इकोनॉमिक कैपिटल स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, मनी एंड एसेट्स, या फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सोशल नेटवर्क्स, इस तरह के दे देंगे। तो आपको याद रखना है इकोनॉमिक कैपिटल आपका इनकम और मटेरियल एसेट्स है। सेकंड आपने कैटेगरी बनाई है कल्चरल कैपिटल की, जहां पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो जाएंगे, जिसकी एजुकेशन ज़्यादा है वो लिटरेट है, एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है। वहीं पे जिसका कल्चरल कैपिटल कम है, यानी कि वो लो लेवल ऑफ एजुकेशन है उसके पास। उसी के साथ थर्ड इम्पॉर्टेंट कैटेगरी बताई है रिसोर्सेज के लिए सोशल कैपिटल, जहाँ पर हम सोशल नेटवर्क्स की बात करते हैं। नेटवर्क्स मतलब हमारे सोशल रिलेशनशिप्स, है ना, कि हमारी सोसाइटी में किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, हमारा सोशल सर्किल बड़ा है या हमारा सोशल सर्किल छोटा है, हमारा जो सोशल ग्रुप है, हमारा जो फ्रेंड सर्किल है वो कैसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब देखो जैसे कि मैं हूँ, मेरा जो सोशल सर्किल है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ है, तो ये मेरा सोशल सर्किल है, सोशल कैपिटल है। इसी के साथ कोई दूसरा टीचर है, उसका सिर्फ अपना जो यहाँ पर वर्किंग स्टाफ है उसके साथ ही उसका सोशल नेटवर्क बना हुआ है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ उसका कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, किसका सोशल कैपिटल ज़्यादा है, मेरा सोशल कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, मेरे नेटवर्क्स ऊंची ऊंची जगह पर हैं। तो इस तरह से तो मेरी सोसाइटी में क्या हो जाएगी, थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। किसी को ड्यू का कोई काम करवाना है, किसी को जेएनयू का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो मुझसे पूछेगा, सेकेंड पर्सन से नहीं पूछेगा, क्योंकि मेरा सोशल कैपिटल ज़्यादा है। यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पियर बोर्डियो ने कितने दिए हैं, तो 3 कैटेगरीज दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, तो आपको याद रखना है इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल और सोशल कैपिटल। इकोनॉमिक कैपिटल स्टैंड्स फॉर इनकम, मटेरियल एसेट्स, इकोनॉमी। कल्चरल कैपिटल स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और थर्ड है हमारा सोशल कैपिटल स्टैंड्स फॉर सोशल नेटवर्क्स या फिर सोशल रिलेशनशिप्स। इतना हो गया। इससे हमारे सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, बस इतना आप समझ लो। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल इनइक्वालिटी तो हमने समझ लिया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पीपल और अमंग द ग्रुप, इतना हमने पढ़ लिया। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, तो बस आपको याद रखना है सोसाइटी आर रैंक्ड इन अ हायरार्की, ठीक है। अब हायरार्की से हम क्या समझते हैं, मतलब लेयरिंग। देखो जैसे यहाँ दिखाया है, ये टॉप है और ये बॉटम है, ठीक है। रिच कौन होते हैं, लिमिटेड लोग ही होते हैं, और मेजॉरिटी पुअर की होती है, ठीक। अब स्ट्रैटिफिकेशन से आपको कैसे याद रखना है, पीपल आर रैंक्ड इन अ हायरार्की, लोगों को हायरार्की में, लेयरिंग में रैंक कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपके पिछले स्लाइड पर आपको बताया था कि मेरे पास सोशल नेटवर्क, सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा है तो मैं टॉप पर आ जाऊंगी, ठीक है। दूसरा कोई इंडिविजुअल है जिसका सोशल कैपिटल बहुत कम है तो वो बॉटम पर आ जाएगा। वहीं मेरी सैलरी मान लो 2 लाख पर मंथ, 3 लाख पर मंथ है, और कोई दूसरा इंडिविजुअल है जो 20,000 पर मंथ या 50,000 पर मंथ, तो मैं टॉप पोजीशन पर चली जाऊंगी क्योंकि मेरा इकोनॉमिक कैपिटल ज़्यादा है। और जो दूसरा बंदा है जिसकी 50,000 या 20,000 पर मंथ सैलरी है, तो वो बॉटम पोजीशन पर चला जाएगा, हायरार्की में बॉटम पर आ जाएगा। तो आपको डिफ्रेंसिएशन याद रखना है दोनों का। सोशल इनइक्वालिटी मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और स्ट्रैटिफिकेशन क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सोशल इनइक्वालिटी पीपल आर रैंक्ड और गॉट रैंक्ड इन दैट हायरार्की, ठीक है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। इतना हमने समझ लिया। अब आगे देखो, आगे क्या है, अब हमें देखना है कि
प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब यहाँ हमारे एनसीईआरटी में 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, वो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको कॉम्बिनेशन में बना के दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद या आपको ये 3 हैं तो यहाँ 4 दे देंगे ऑप्शंस में और पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो वो आप कब आंसर कर पाओगे, आप आंसर जब कर पाओगे जब आपको तीनों याद होंगे। तो देखो है तो 2-2 लाइन के, लेकिन मैं आपसे कहूंगी इसमें 1 या 2 वर्ड ऐसे दिए हैं जिससे आप याद कर लोगे तो आपको पूरा स्टेटमेंट याद हो जाएगा। सबसे पहले बोल रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी, मतलब ऐसी कोई सोसाइटी नहीं होगी जहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता है। हर सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी सोसाइटी, है ना, इतना याद रखना है। सेकेंड यहाँ बोल रहे हैं परसिस्ट ओवर जनरेशंस। अब यहाँ बोल रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ चलती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं हमारा कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में हमारी एक हायरार्की होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखो ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये पता नहीं कब से, या मैं बोलूँ तो 2000 या 3000 साल पहले से तो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि ब्राह्मण्स आर ऑलवेज एट द टॉप, शूद्रास वर ऑलवेज एट द बॉटम। ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये हायरार्की मेंटेन हो रही है, तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलती है ना, ये याद रखना है। और थर्ड प्रिंसिपल आप कैसे याद रखोगे, सपोर्टेड बाय पैटर्न्स ऑफ बिलीफ सिस्टम और आइडियोलॉजी। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कैसे याद रखना है कि ये हर सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। और तीसरा बोल रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ बिलीफ और आइडियोलॉजी सिस्टम पर बेस करता है या सपोर्ट करता है। तो एग्जाम्पल पे फिर हम अपना कास्ट सिस्टम ले लेंगे कि ये ब्राह्मण्स हमेशा ऊपर ही रहेंगे, इनको प्योर ही कंसिडर करा जाएगा, और ये शूद्रास हमेशा बॉटम पर रहेंगे और इनको इम्प्योर ही कंसिडर करा जाएगा। तो ये क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारी आइडियोलॉजी है, जिसको हम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के तीनों इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिए और होप आपको याद भी हो गए होंगे, बहुत आसान है। आगे देखो, आगे हमें क्या देखना है, सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन। अब हम सोशल एक्सक्लूजन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। सोशल इनइक्वालिटी हमने पढ़ लिया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमने समझ लिया, सोशल एक्सक्लूजन। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इसका लिटरली मीनिंग ही हम देखें, एक्सक्लूजन का मतलब क्या होगा, एक्सक्लूड कर देना, अपने आम से बाहर कर देना, है ना, बाहर निकाल देना, अपने ग्रुप में इंक्लूड ही ना करना, उसको एक्सक्लूजन बोलेंगे। अब यहाँ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से सोसाइटी के डिफरेंट जो सेक्शंस हैं वो सोशल एक्सक्लूजन को एक्सपीरियंस करते हैं या फेस करते हैं। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे अपना ट्राइबल सिस्टम को पढ़ेंगे, फिर हम कास्ट सिस्टम एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद हम विमेन सेक्शंस को पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड ग्रुप को पढ़ेंगे कि वो कैसे सोशल एक्सक्लूजन के प्रोसेस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब एक्सक्लूजन को मैंने जैसे बताया क्या है आपको कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से उसको निकाल देना, है ना, अपने ग्रुप से उसको निकाल देना। और ये जो सोशल एक्सक्लूजन का प्रोसेस है ये वॉलंटरी नहीं होता है, इनवॉलंटरी होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है किस तरह से कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप, जैसे मैंने अभी नाम लिया था कि अनटचेबल्स हैं या ओबीसीज हैं, ठीक है, या विमेन सेक्शन है, तो ये लोग नहीं चाहते कि इन्हें सोसाइटी या मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग करा जाए या इनको लो स्टेटस दिया जाए, है ना, कोई नहीं चाहता ना। तो ये वॉलंटरी नहीं है बल्कि इनवॉलंटरी है, इनके साथ ऐसी चीज़ें करी जाती हैं, इसलिए ये सोशल एक्सक्लूजन के जो भी प्रोसेस है उनको एक्सपीरियंस करते हैं। आगे देखो, आगे अब हमें बेसिस बताया जा रहा है कि क्या क्या बेसिस होते हैं इस सोशल एक्सक्लूजन के प्रोसेस को करने के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस से हम क्या समझेंगे, प्री कंसीव्ड नोशन या प्री जजमेंट्स।
हम पहले से ही वो चीज़ें सोच कर बैठ जाते हैं, पहले से ही मान कर बैठ जाते हैं। ठीक इसी तरह से हमसे किसी ने कुछ कहा और हम उसको मान कर बैठ गए। जैसे किसी ने हमसे बोला कि इसने तो लास्ट एग्ज़ाम में चीटिंग करा था, हमने मान लिया कि ठीक है इस इंडिविजुअल या इस स्टूडेंट ने लास्ट एग्ज़ाम में चीटिंग करा था। अब हम क्या करेंगे, उसको बोलना शुरू कर देंगे, ये तो चीटिंग करता है, इसको आगे बिठाओ, ये तो चीटिंग करता है। अब उसने चीटिंग नहीं करा है और उसके नंबर्स अच्छे आ गए, तब भी आप लोग पूरे स्कूल में, पूरे क्लास में क्या कहोगे, चीटिंग करता है, चीटिंग ही करा होगा इसलिए मार्क्स अच्छे आ गए, है ना। तो हम प्री कंसीव नोशन लेकर चलते हैं और उसको आगे तक लेकर जाते हैं जब तक कि सोशल एक्सक्लूजन का प्रोसेस नहीं हो जाता है। इतना आगे देखो, दूसरा बेसिस क्या है सोशल एक्सक्लूजन का, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या है, ये भी वही प्री कंसीव नोशन पर चलता है। उसका जो बेस है वो प्री कंसीव नोशन होता है। इधर उधर से हमने कुछ भी सुन लिया और हम मान के बैठ जाते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ होता है। ठीक, तो हम पूरे ग्रुप को फिर होमोजेनाइज कर देते हैं कि सब एक जैसे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि टीचर्स आती हैं, ठीक, क्लास में पढ़ा रही हैं। अब एक फ्रेंड्स का ग्रुप है 5-6 लोगों का। अब उसमें से एक दिन मैम ने टोका कि तुम लोग बात नहीं करो, ठीक है, लेक्चर्स के बीच में। फिर मैम ने दूसरे दिन दूसरे को टोक दिया। तो अब क्या होगा, अब कभी भी मैम जब अपना लेक्चर लेंगी तो क्या बोलेंगी, तुम लोग तो हो ही ऐसे, बात ही करते रहते हो हर वक्त। तो मैम ने क्या कर दिया, स्टीरियोटाइप कर दिया, मान के बैठ गई कि अगर 7 लोगों में से 2 लोगों ने बात करी है तो 5 लोग भी बात करेंगे ही करेंगे, क्लास को डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि राजपूत आर सपोज टू बी करेजियस। भाई ऐसा क्यों है, अब उनको, अगर कोई बंदा है राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अब वो बाहर किसी पब्लिक प्लेस पर है और कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो रहा है और जैसे कोई फ्रेंड साथ में है, उससे बोल रहा है अरे भाई तू तो राजपूत है, तुझे डरने की क्या ज़रूरत है, तू जाके बढ़, आगे लड़ाई कर। ऐसा क्यों है भाई, उसको अपनी जान प्यारी है, वो आगे जाके क्यों लड़े। आपने मतलब जैसे सुना हुआ है कि जो राजपूत होते हैं करेजियस होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, तो वो एवी उठ के चला जाए लड़ने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है ना। इसी तरह से बोला जाता है कि गर्ल्स आर इमोशनल, तो ये भी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बॉयज़ नहीं होते क्या, मेल्स नहीं होते क्या, वो नहीं रोते क्या, या वो इमोशन फील नहीं करते क्या, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो स्टीरियोटाइपिंग हम लोग करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, एक टाइम पर वो ग्रुप, ठीक, या वो इंडिविजुअल सोशल एक्सक्लूजन के प्रोसेस में आता चला जाता है और वो उसको एक्सपीरियंस करने लगता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट, ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग का देखो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि जो कैटेगरीज या होमोजेनाइजेशन हमने बोला था कि एक ग्रुप में उसको काउंट कर दिया जाता है, तो वो बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, जैसे कि रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ की वजह से ले लेते हैं, फिर नेशनैलिटी की वजह से ले लेते हैं, या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हम कर देते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी पढ़ा था जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के लिए एग्जाम्पल दिया था ना कि गर्ल्स आर मोर इमोशनल देन बॉयज़, है ना। तो ये हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, आगे देखो, आगे हमें क्या देखना है, डिस्क्रिमिनेशन। अब हमने क्या पढ़ा, सोशल इनइक्वालिटी पढ़ा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो बेस बनता है हमारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लिए, उसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का वजह से हम रैंक में चले जाते हैं, हायरार्की में चले जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेस कर दिया जाता है हमारे पोजीशंस पे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के 3 इंपॉर्टेंट हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि कोई भी सोसाइटी हो उसका इंपॉर्टेंट फीचर और एक एलिमेंट होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। दूसरा हमने पढ़ा था कि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म होता है। और तीसरा हमने पढ़ा था ये ट्रांसफॉर्म क्यों होता है, क्योंकि ये सपोर्टेड बाय पैटर्न्स ऑफ सम बिलीफ सिस्टम और आइडियोलॉजी की वजह से। इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रेज करो, आई विल आंसर दैट। अब आगे हमने ये सब पढ़ लिया, उसके बाद फिर मैंने बेसिस बताए कि सोशल एक्सक्लूजन प्रोसेस होने के लिए क्या क्या बेसिस होते हैं। तो हमने पढ़ा प्रेजुडिस यानी प्री कंसीव्ड नोशन, उसके बाद हमने पढ़ा स्टीरियोटाइपिंग, है ना, स्टीरियोटाइप्स पढ़े। फिर हमारा आता है डिस्क्रिमिनेशन, के लास्ट में हम उस बंदे को डिस्क्रिमिनेट कर ही देते हैं, उसको कट ऑफ कर ही देते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी से।
ठीक, तो जैसे डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू एक्चुअल बिहेवियर टूवर्ड्स अनदर ग्रुप और इंडिविजुअल। तो जो अभी हम प्री कंसीव नोशन, स्टीरियोटाइपिंग, ये सब हम बात कर रहे थे, तो ये हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है, आइडियोलॉजीज होती हैं। लेकिन जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो फिर हम अपने एक्चुअल बिहेवियर पर आ जाते हैं कि किस तरह से अब हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं अपने मेन स्ट्रीम, अपने सोसाइटी से। ठीक, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि पर्सन इज रिफ्यूज्ड अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर जेंडर और रिलीजन। तो ये सब क्या है, ये सोशल एक्सक्लूजन का पार्ट है, डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है कि मैं ही मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गई हूँ, ठीक है, अब वहाँ पर उनको मेल कैंडिडेट चाहिए, फीमेल कैंडिडेट नहीं चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि ठीक है हम आपको दोबारा बुलाएंगे, दूसरा पोस्ट निकलेगा तो हम बुलाएंगे, हमें अभी मेल कैंडिडेट चाहिए। अरे आपको मेल कैंडिडेट चाहिए था तो यू शुड क्या होगा कि आपको उसी एडवर्टीजमेंट में बताना चाहिए ना कि वैकेंसी फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। आपने लिखा तो सिर्फ वैकेंसी था, तो आपने वहाँ पर क्या हुआ, मेंशन नहीं करा, और अब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अब वहाँ पर आप बोल रहे हैं कि हमें मेल कैंडिडेट चाहिए, फीमेल कैंडिडेट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ, विमेंस के साथ। और इसी तरह से और भी बहुत सारे सोसाइटी के ग्रुप्स और सेक्शंस हैं जिनको हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जैसे कि एक लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे वुमेन सेक्शन का पूरा ओवरऑल डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट्स और सोशल एक्सक्लूजन का प्रोसेस, उसके बाद हम ट्राइबल सोसाइटी पढ़ेंगे, फिर हम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड सेक्शन पढ़ेंगे, अनटचेबिलिटी पढ़ेंगे। तो ऐसे कर करके मैं आपके लिए एक एक जो भी लेक्चर लेकर आऊँगी उसमें पूरा एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, जिससे आपके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस एक सेक्शन से पूछे जा सकते हैं वो हम अपने एक लेक्चर में ही कवर कर लें। होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।